हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि मांग की लोच किसे कहते हैं। यानी इसको इंग्लिश में देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? तो मांग की लोच को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि मांग क्या है और मांग फलन क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मांग क्या है, यानी मांग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। किसी वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। यानी कि जो मांग को प्रभावित करते हैं कारक, और जो किसी वस्तु की जो मांग है, जो मांग हो रही है, उसको उनके दोनों के बीच का जो संबंध होता है ना, उसी को मांग फलन कहते हैं। फलन का मतलब होता है दोस्तों प्रभावित करने वाले उसके कारक। फलन का मतलब क्या होता है? उसको प्रभावित करने वाले कारक। फलन का मतलब होता है जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, कारक होते हैं। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डी एक्स दिया हुआ है, यानी कि एक्स वस्तु की डिमांड, और यहाँ पे एफ का मतलब है फलन, और ये प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। जैसे वाई हो गया, तो वाई वाई ये आय है। ठीक है, उपभोक्ता की ये आय है। और जैसे पी एक्स हो गया, ये क्या है? ये एक्स वस्तु की प्राइस यानी कीमत है। ठीक है, तो ये प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। ठीक है, तो मांग इसी को मांग फलन बोलते हैं। यानी कि डी एक्स बराबर एफ, एफ मतलब फलन, और ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसी को मांग फलन बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि मांग मांग को मूल्य के फलन में कैसे व्यक्त करते हैं। यानी जो हमारी मांग है उसको मूल्य के फलन के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये जो मांग है ये मूल्य का फलन है, तो जिसका फलन है उसको हम कोष्टक के अंदर रखेंगे। तो ये पी एक्स यानी कि मूल्य का फलन है मांग, तो पी एक्स को अंदर रखेंगे, यानी एक्स वस्तु की प्राइस। एफ का मतलब हो गया फलन, और यहाँ पे डी एक्स यानी कि एक्स वस्तु की डिमांड, यानी एक्स वस्तु की मांग हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि आगे देखेंगे कि अब मांग मांग किसे कहते हैं। मांग का नियम देखिए, अब यहाँ पे दिया है मांग का नियम। यह नहीं बताता कि दोनों दोनों का मतलब है मांग, मांगी गई यानी मात्रा, और कीमत। मांग का नियम यह नहीं बताता कि दोनों में परिवर्तन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, या परिवर्तन के अनुपात यानी किस अनुपात में होगा। मतलब कि ये मांग का नियम जो है, तो ये यह नहीं बताता है कि यदि कीमत में, यदि प्राइस में 10% का परिवर्तन हुआ है, 10% का परिवर्तन हुआ है, तो डिमांड में यानी मांग में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ये मांग का नियम नहीं बताता है। तो ये कौन बताता है? ये बताता है मांग की लोच। ये मांग की लोच बताती है कि मांग में यदि 10% परिवर्तन हुआ, वो सॉरी प्राइस में यदि 10% परिवर्तन हुआ है, तो मांग में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो वस्तु जो वस्तु की मांग तथा वस्तु के मूल्य के बीच परिवर्तन का अनुपात अनुपात देखिए आ गया ना, अनुपात या दर प्रदर्शित करता है, उसे हम मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, जो मांग और कीमत में अनुपातिक अनुपातिक संबंध या प्रतिशत परिवर्तन को बताता है, उसे हम मांग की लोच कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि मांग की लोच के कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पे मांग की लोच के प्रकार के बारे में देखेंगे कि मांग की लोच के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं? मांग की लोच के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। अब इनको देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच के 3 प्रकार हैं। आपको ये पहला नंबर है, नंबर 1, ये मांग की मूल्य लोच, या आप इसे मांग की कीमत लोच भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है
मांग की आय लोच यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे आता है मांग की आड़ी लोच भी आप कह सकते हैं या फिर मांग की तिर्यक लोच भी कह सकते हैं। तो ये तीसरा नंबर है, मांग की आड़ी लोच या तिर्यक लोच। इसे इंग्लिश में कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे देख लेते हैं मांग की लोच की परिभाषा। मांग की लोच की परिभाषा क्या होती है? तो मांग की लोच की परिभाषा होती है किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाली सापेक्षिक परिवर्तन अनुक्रिया की माप ही मांग की लोच है। यानी आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन ही मांग की लोच है। ठीक है, तो आई होप आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं इसका थोड़ा सूत्र देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या है। सूत्र है मांग की लोच ई पी। ई पी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक है, तो इस ई पी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। मांग की लोच बराबर होता है माइनस, ये माइनस लगा है, माइनस मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये मांग की लोच का सूत्र होता है। अब आगे कुछ वो और वो देख लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूला पूछ देता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि उसी को जो हमने ऊपर देखा था ना, वही है। मांगी गई मात्रा बता रहा था, तो ये मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन ये है, ऊपर वाला है। ठीक है, मांगी गई मात्रा ये बताता है, मांगी गई मात्रा को ये बताता है क्यू 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 मांगी गई मात्रा बताता है। ठीक है, और ये कीमत बताता है पी। पी मतलब कीमत या प्राइस। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ही है, इसको शॉर्ट में शॉर्ट में लिख दिया गया है, ये माइनस लगा है। ठीक है, अब देखेंगे कि मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन का सूत्र क्या होता है और मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है बराबर मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन का मतलब होता है, इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। डेल्टा का मतलब डेल्टा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, इसका मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो क्यू एक्स बटे पूर्व मांगी गई मात्रा। ठीक है, ये मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन का सूत्र हो गया। अब देखेंगे कि मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है मूल्य में परिवर्तन बटे पूर्व मूल्य की मात्रा, यानी पूर्व कीमत की मात्रा क्या थी वो बताता है। अब यहाँ पे देखेंगे ई पी यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, आपको पहले ही बता चुके हैं। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर होता है माइनस डेल्टा क्यू, डेल्टा डेल्टा क्यू बाई क्यू, और भागे, ये भागे का चिन्ह हो गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा डेल्टा पी बाई पी। डेल्टा पी का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब आपको अभी बताया है हमने। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो यहाँ पे कीमत में परिवर्तन बता रहा है और यहाँ पे वर्तमान परिवर्तन बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे परिवर्तन हुई मांग बता रहा है और यहाँ पे वर्तमान मांग बता रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं और देख लेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम से एग्जाम के बाहर बाहर ना आए। ठीक है, ये सभी पेपर में आते हैं फॉर्मूला, इसलिए हमने लिख के आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। अब इसमें देख लीजिए डिफरेंस। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर होता है माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू बाई क्यू गुणे डेल्टा क्यू बाई क्यू गुणे पी बाई डेल्टा पी। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है।
ई पी यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी गुणे पी बाई क्यू। ठीक है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अब इसकी कुछ श्रेणियाँ या प्रकार भी आप कह सकते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, वस्तु के मूल्य में, मूल्य मतलब होता है, आपको पहले बताया था, कीमत होती है। वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष के आधार पर मांग की लोच को 5 भागों में या 5 श्रेणियों में, कुछ भी आप कह सकते हैं कि मांग की लोच को कितने भागों में बांटा गया है, तो मांग की लोच को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। या अगर मांग की लोच के प्रकार कह देंगे तो वो 3 प्रकार के आ जाएंगे, कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। और मांग के भाग या श्रेणियां कहेंगे तो आप इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये 5 होती हैं। कौन कौन से, अब इसको देखते हैं डिटेल से। नंबर 1 है पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, पूर्णतया लोचदार मांग है, इसको अच्छे से देखते हैं कि पूर्णतया लोचदार मांग किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नंबर 1 पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, पूर्णतया लोचदार मांग ये क्या होती है, इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो इसे देखते हैं, जब जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ी अल्प वृद्धि यानी थोड़ी सी वृद्धि, अल्प वृद्धि होते ही उसकी मांग में अपरिमित यानी कि अधिक वृद्धि हो या अनंत वृद्धि हो, तो उसे ही हम पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, तो अभी आपको समझा रहे हैं। मूल्य के बिना कमी के ही मांग कभी ओ क्यू तो कभी ओ क्यू थ्री हो जाती है। अब इसको अच्छे से देखते हैं, ये चित्र हो गया, ये चित्र है। ठीक है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो ये मांग है, ये मांग, ये कीमत है, ये कीमत लाइन है, कीमत, ये जो कीमत लाइन है, यहाँ पे प्राइस लिखा है ना, तो ये कीमत लाइन है, जो इसको फिर से लेते हैं। ठीक है, ये जो कीमत लाइन है, इसमें थोड़ी सी, अगर वैसे तो परिवर्तन नहीं होता है इसमें, लेकिन अगर थोड़ी से भी परिवर्तन होता है तो मांग में कितनी परिवर्तन होती है, अधिक परिवर्तन इतनी भी हो सकती है मांग, इतनी भी हो सकती है, और यहाँ पे भी और आगे जा सकती है। तो मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो बहुत ही नाम मात्र का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे मांग की मात्रा है और यहाँ पे ये कीमत है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि दूसरा नंबर क्या है, दूसरे नंबर में कौन से श्रेणी है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें दूसरा नंबर है कि पूर्णतया बेरोजगार मांग। ठीक है, पूर्णतया बेरोजगार मांग, इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यदि किसी मूल्य में परिवर्तन के बाद भी उसकी मांग ज्यों का त्यों रहे, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के बाद भी, यानी कि इसमें कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग ज्यों का त्यों रहे, मतलब मांग पहले के जैसे ही रहे, उसमें परिवर्तन ना हो, उसे ही हम पूर्णतया बेरोजगार मांग कहते हैं। अब इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें पूर्णतया लोचदार था और इसमें पूर्णतया बेरोजगार है। तो उसमें मांग में अधिक परिवर्तन होता था, तो ये देखिए यहाँ पे कीमत में इतना भी परिवर्तन हो सकता है, ये घट भी इतनी सकती है और यहाँ पे ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो कीमत में तो अधिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये मांग वक्र है, ये है। ठीक है, और यहाँ पे मांग दर्शाया गया है, मांग की मात्रा, यहाँ पे कीमत। तो देखिए मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, लेकिन कीमत में परिवर्तन हो रही है। ठीक है, और अधिक भी हो सकती है कीमत, लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं हो रही है, तो इसे हम पूर्णतया बेरोजगार मांग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या है, इसमें है समलोच या इकाई मांग की लोच।
अब सम लोच या इकाई मांग की लोच कहते हैं, इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे इस तरह से लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यहाँ पे ई पी बराबर 1 होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट इलास्टिसिटी, ठीक है। जब जब किसी वस्तु की मांग में सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के बराबर हो, यानी कि जितनी कीमत में परिवर्तन हो रही है उतनी ही मांग में परिवर्तन हो, तो उसे क्या कहते हैं, समलोच या इकाई मांग की लोच। देखिए, पहले यहाँ पे कीमत मान लीजिए, पहले कीमत थी 5 रुपए, ठीक है, और यहाँ पे मांग कितनी थी, 10 थी, ठीक है। अब कीमत जाके बढ़ के हो गई कितनी, 10 हो गई। तो अब मांग घट के कितनी हो गई, मांग यहाँ पे घट गई ना, और ये कीमत बढ़ गई, तो मांग मांग कितनी घट गई, मांग 5 घट गई, 5 बची यहाँ पे। तो जितनी कीमत बढ़ी, कीमत 5% बढ़ी और 5% मांग घटी, तो दोनों में समान परिवर्तन हुआ। इसे ही हम समलोच या इकाई मांग की लोच कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर है अधिक लोचदार मांग। इसे इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड, इसे इंग्लिश में हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन से अधिक हो, यानी कि क्या है, उसकी मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के अधिक हो। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है। अब इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब मूल्य में दुगनी कमी होती है पर मांग में वृद्धि दुगनी से अधिक होती है, इससे आप बेहतर समझ सकते हैं। मूल्य में यानी कीमत में दुगनी वृद्धि दुगनी कमी होती है, लेकिन लेकिन मांग में जो है तो वृद्धि कितनी होती है, दुगनी से अधिक होती है। जैसे जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए, पहले कीमत थी 5 रुपए, कीमत बढ़ के हो गई 10 रुपए। तो जब ये सॉरी ये जब कीमत कितनी थी, 5 रुपए, तो मांग कितनी थी, नहीं इसे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, जब कीमत 10 रुपए थी तो मांग कितनी थी, 5 रुपए, ठीक है। 5 इकाइयाँ मांग की जाती थी जब दस दस रुपए कीमत थी। और जब कीमत घटकर 5 रुपए हो गई, तो मांग कितनी बढ़ गई, मांग यहाँ पे बढ़ गई 30 इकाइयों की मांग होने लगी, मांग अधिक बढ़ी है। इसमें देखा जाता है इसको, ठीक है, इसमें किसको देखते हैं, इस गैप को देखते हैं, ये जो गैप है ये कितना गैप है ये, ठीक है। तो इसमें देखिए इतना गैप है, इतनी कमी हुई है कीमत में, और मांग में कितनी हुई है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है मांग में, तो मांग में अधिक वृद्धि हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अधिक लोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5वां नंबर देखेंगे कि 5वें नंबर में क्या है, इसमें है बेलोचदार मांग। इसको इस प्रकार नोट कर सकते हैं, इलास्टिसिटी प्राइस, इन इलास्टिक डिमांड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन इलास्टिक डिमांड, यानी जब किसी वस्तु की मांग में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन जब किसी वस्तु की मांग में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन से कम हो, यानी कि अब कीमत में अधिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब इस उदाहरण के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल है, मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन मांग में 5% की कमी हुई है, यानी कि यहाँ पे प्राइस पहले मान लीजिए कितनी थी, 5, ठीक है। तो मांग कितनी थी, मांग थी मान लीजिए 10, ठीक है। अब कीमत बढ़ के हो गई 10, ठीक है। तो मांग कितनी हुई है, यहाँ पे 10 से कितनी हुई है, और कमी हुई है 7, मान लीजिए 7, ठीक है, 7%, यहाँ पे 7 है, तो यानी कि 2% की कमी हुई है, ठीक है। तो मांग में और कीमत में अधिक परिवर्तन होगा,
तो कीमत से कम मांग में परिवर्तन होगा, उसे ही हम बेलोजदार मांग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सभी को 5 हमने श्रेणियां देखी हैं, ये हैं 5 नंबर। हमने 5 श्रेणियां देखी हैं ना, तो पांचों को हम अब एक साथ देखते हैं। ठीक है, अब एक साथ देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मांग की लोच की इन पांचों स्थितियों को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक साथ किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये है चित्र, ये चित्र दिया है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, और यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड है। तो देखिए, यहाँ पे सबको बताया गया था आपको। पूर्णतया लोचदार मांग का चित्र ये बना है। अधिक लोचदार का कौन सा है? अधिक लोचदार मांग का चित्र कौन सा है? ये है। ठीक है, आप उन पांचों को मिला के आप देख सकते हैं। इसमें इसमें सभी एकदम समान आएंगे। समलोचदार या इकाई लोच ये वाला है, बीच वाला ये इकाई लोच वाला है, और पूर्णतया बेलोचदार मांग वाला ये है चित्र, ये वाली लाइन है पूर्णतः बेलोज वाली। ठीक है, तो ये सभी आप चित्रों को मिला के देख सकते हैं कि सभी चित्रों को एक साथ इसमें बना दिया गया है और इसमें दर्शा भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई मांग की लोच। ठीक है, ये सब आपको इसमें दर्शाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।